नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स को करेंगे और ये करंट अफ़ेयर्स नवंबर 2024 की है। यानी नवंबर माह में कौन-कौन सी समसामयिकी घटनाएँ घटी हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबको इसमें कवर किया गया है। और इससे पहले कि अगर महीनों की आपको करंट अफ़ेयर्स पढ़नी हो, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन में अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। न सिर्फ नवंबर 2024 की पीडीएफ वहाँ आपको मिलेगी, बल्कि हर महीने की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ध्यान से देखो। कह रहा है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ, ये वाराणसी के दौरे पर गए थे और यहाँ पर ये गए संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसे कहा जाता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। और यहाँ पर इन्होंने संस्कृत के छात्रों के लिए की योजना शुरू करी है, छात्रवृत्ति योजना। सवाल ये है, आपसे पूछ रहा है कि ये जो हाल ही में चर्चा में रहा विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? आपसे सिर्फ केवल और केवल इतना पूछा है। आप बताओगे ये है वाराणसी में। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 2-3 बातें और हैं जो आप समझ लें। दरअसल हमारे जो सीएम हैं, इनका नाम है योगी आदित्यनाथ, ठीक है? योगी आदित्यनाथ, ये कहाँ गए? अभी हाल ही में ये वाराणसी के दौरे पर गए थे। ये दौरे पर गए और यहीं पर ये गए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय। और यहाँ पर जो पढ़ रहे छात्र हैं, इसके अलावा जो संस्कृत पढ़ रहे छात्र हैं, उन सब के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। तो ये जो छात्रवृत्ति योजना है, अगर आपसे पूछे कि इसमें प्रदेश के कितने छात्र लाभान्वित होंगे, तो प्रदेश के जो संस्कृत छात्र हैं, लगभग 69195 69195 इतने छात्र इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है? इस योजना से। अच्छा, इसमें कितने रुपए की धनराशि छात्रों के अकाउंट में ट्रांसफर की गई है, अगर आपसे ये पूछते, तो आप बताओगे 586 लाख रुपए की धनराशि छात्रों को छात्रों को ट्रांसफर की गई है, ठीक? इसके अलावा ये जो छात्रवृत्ति योजना है ना, इस छात्रवृत्ति योजना को 23 साल बाद शुरू किया गया है। 23 साल बाद शुरू किया गया। ये बात आप समझ पा रहे हो? और वहीं अगर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पूछे, इसकी स्थापना कब हुई थी? हालाँकि विश्वविद्यालय के रूप में 1958 में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन उससे पहले भी संस्कृत कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना 1791 में हुई थी। खैर, ये वाराणसी में है। नेक्स्ट देखो दूसरा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा और बायो एनर्जी पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में आपने देखा होगा सौर ऊर्जा पर भी लक्ष्य साध रही है, साथ ही साथ बायो एनर्जी पर भी अच्छा काम कर रही है। तो सौर ऊर्जा और बायो एनर्जी के लिए कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। उन्हीं के संबंध में ये कथन है, आपसे कह रहा है कौन से कथन सही हैं। इसमें ध्यान से देखो, कह रहा है कि अगले 2.5 से 3 वर्षों में 25 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक। पीएम कुसुम योजना के तहत वर्ष 2027 तक 2000 मेगावाट और सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये फिगर आपको याद रखने हैं। ये फिगर पूछे जा सकते हैं कि कुसुम योजना के तहत 2000 मेगावाट ऊर्जा का लक्ष्य उत्पादन करने का लक्ष्य कब हासिल करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है? तो आप बताओगे 2027। ये दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है? अब यहाँ से 2-3 बातें मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। कुछ सरकार ने और लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जैसे अभी बात पीएम कुसुम योजना की हो रही थी, ध्यान दो। अगर हम पीएम कुसुम योजना की बात करें, पीएम कुसुम योजना के तहत 2027 तक 2000 मेगावाट, इस फिगर को याद रखना, 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। उत्पादन का लक्ष्य है, ये सरकार का लक्ष्य है। ठीक है? 2000 मेगावाट। अच्छा, अब अगर आपसे पूछे कि क्या और भी सरकार ने लक्ष्य रखे हैं? हाँ, रखे हैं। सरकार ने कहा है
कि प्रदेश में 7 जलाशय ढूँढते ना, प्रदेश में 7 जलाशयों को चिन्हित किया जाएगा और उन जलाशयों में सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना होगी। सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना होगी। ये भी सरकार ने टारगेट किया है, सरकार ने लक्ष्य रखा है। अच्छा, ये जो 7 जलाशय हैं, यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए कुछ निगम चिन्हित किए गए हैं। ध्यान दो, इसे कौन-कौन पूरा करेगा? इसे इसके लिए एनटीपीसी को चिन्हित किया गया है, साथ ही साथ टीएचडीसी को चिन्हित किया गया है। टीएचडीसी का मतलब समझ रहे हो? टीएचडीसी का मतलब होता है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसे चिन्हित किया गया है। और किसे चिन्हित किया गया है? और साथ ही साथ सतलुज जल विद्युत निगम, जल विद्युत निगम के साथ इसे पूरा किया जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, सरकार ने और भी कई सारे लक्ष्य रखे हैं। सरकार ने कहा है कि हम अगले 2 साल तक इस डिजिट को, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, गौर करना। सरकार ने कहा है कि अगले 2 साल तक हम कुछ लक्ष्य रख रहे हैं। ये लक्ष्य आपको ध्यान रखने हैं। सरकार ने कहा है कि जो बायो कंप्रेस्ड गैस है, बायो कंप्रेस्ड गैस की क्षमता, सरकार कितना करने का लक्ष्य है अगले 2 साल तक? 1000 टीपीडी। साथ ही साथ आपसे अगर पूछ ले कि बायो कोल गैस या बायो कोल की क्षमता अगले 2 सालों तक कितनी सरकार ने करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 4000 टीपीडी। वहीं अगर आपसे बायोडीज़ल के बारे में पूछ ले, बायोडीज़ल की क्षमता अगले 2 सालों में कितनी करने की सरकार की मंशा है? तो सरकार की मंशा है 2000 केएलपीडी। ठीक है? यानी बायो कंप्रेस्ड गैस 1000 टीपीडी, बायो कोल गैस की क्षमता 4000 टीपीडी और बायोडीज़ल की क्षमता 2000 केएलपीडी करने का सरकार का लक्ष्य है। इसके अलावा एक लक्ष्य और आपको याद रखना है, कौन-सा है? सरकार ने कहा है कि हम 2027 तक, यानी कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक जो प्रदेश है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की जो सौर ऊर्जा होगी, उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को कितना कर देना है? 14,000 मेगावाट पहुँचाना है, तक पहुँचाना। 2027 तक कितना क्षमता कर देना है? 14,000 मेगावाट। ठीक है? तो ये कुछ फिगर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, तीसरा, हाल ही में सरकार ने मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, आपने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में पढ़ा होगा। फिर कह रहा है कि मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को हाल ही में लागू किया गया है। इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो, यही पूछ रहा है आपसे। पहला कथन कह रहा है कि इस योजना के तहत केवल उत्तर प्रदेश के पशुपालक और किसान ही लाभान्वित होंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। चूंकि उत्तर प्रदेश की योजना है, तो उत्तर प्रदेश के चाहे किसान हों या फिर पशुपालक हों, यही लाभान्वित होंगे। आगे क्या कह रहा है कि अगर आपको मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का लाभ लेना है, इसका लाभार्थी बनना है, तो कम से कम 3 सालों का पशुपालन का अनुभव होना चाहिए। ध्यान दो, पशुपालन का अनुभव हो कम से कम 3 साल। तीसरे में देखो, योजना के अंतर्गत केवल साहीवाल, गिर, थारपाकर, इस तरह की नस्ल वाली गायों की डेयरी स्थापित की जाएगी। क्या ये सही है? हाँ, सारे के सारे कथन सही हैं। देखो, यहाँ पर मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर दूँ। योजना कौन-सी है? योजना है मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। अच्छा, ये योजना किसे लाभान्वित करेगी? तो मुझे बताओ, इसका लाभार्थी कौन होगा? आप बताओगे लाभार्थी होंगे छोटे
और सीमांत किसान तथा पशुपालक इसके लाभार्थी होंगे। ठीक है? अच्छा, एक बात और मुझे बताओ, जब भी कभी मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में लाभ की बात आएगी, तो लगभग कितनी गायों की इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी? एक सीधा-सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान दो, इस योजना के अंतर्गत या पशुपालकों पशुपालकों को कम से कम गौर करना, कितनी गायों की इकाइयाँ स्थापित करनी होंगी? सवाल सीधा-सा आपसे पूछा जाएगा। तो आप बताओगे पशुपालकों को कम से कम 10 गायों की इकाइयाँ स्थापित करनी होंगी स्थापित करनी होंगी। ठीक है? अच्छा, एक सवाल मुझे और बताओ, अगर ये 10 गायों की इकाइयाँ स्थापित होंगी, तो इसमें कौन-कौन सी प्रजाति को शामिल किया जाएगा? या कौन-कौन सी प्रजाति को वरीयता दी जाएगी? कौन-कौन सी नस्लों को वरीयता दी जाएगी? अगर आपसे ये सवाल पूछ ले, तो आप बताओगे, एक तो है साहीवाल, दूसरा है गिर, तीसरा है हार आकर। इन गायों की नस्लों को वरीयता दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है। ठीक? अब सपोज़ करो कोई व्यक्ति ये है, ये इस योजना का लाभ लेना चाहता है। इसके पास कुछ न कुछ पात्रता होनी चाहिए। इसके पास पात्रताएँ क्या होंगी? ध्यान दो। अगर ये कोई व्यक्ति है, ये लाभ लेना चाहता है, तो क्या पात्रताएँ दिखाएगा ये? सबसे पहली बात, लाभ वही ले पाएगा जो केवल और केवल उत्तर प्रदेश का निवासी हो। अर्थात केवल उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का चाहे वो पशुपालक हो या फिर वो किसान हो। पशुपालक और किसान ही लाभ ले सकेंगे। ठीक है? तो दूसरी बात मुझे बताओ, ये पुरुष है, अगर यही महिलाएँ आ जाएँ, यानी कि पुरुष का भी आवेदन पत्र गया और महिलाओं का भी आवेदन पत्र गया है। तो अगर इनमें से किसी एक को चुनना होगा सरकार को कि हम एक लाभार्थी चुनेंगे, तो सरकार पुरुष की अपेक्षा महिला को चुनना ज़्यादा पसंद करेगी। अर्थात महिला पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला पशुपालकों को प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? एक बात और मुझे बताओ, कोई किसी को भी प्राथमिकता मिले, चाहे लाभ इसे मिले, चाहे लाभ इसे मिले, महिला को मिले या फिर पुरुष को मिले, इसमें ध्यान ये रखना है कि लाभार्थी के पास 3 साल का अनुभव हो गोवंश पालन का। गोवंश पालन का हो अनुभव या फिर महिष पालन का हो, ठीक है? लेकिन 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अर्थात आवेदक के पास आवेदक के पास पशुपालन में पशुपालन में 3 साल का अनुभव हो अनुभव हो। ठीक है? हाँ, वापस आ जाओ। इसके सही उत्तर हो जाएँगे सारे। नेक्स्ट देखो, चौथा नंबर, कह रहे कि हाल ही में चर्चा में रहा यूपी मदरसा अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी है। यह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? आप बताओगे 2004 में। इसे कहा जाता है, ध्यान दो, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम। कौन-सा? 2004। ठीक। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 कहा जाता है इसे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मदरसा अधिनियम है, इसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में, तो अभी इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन फिर इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरकरार रखने की जो याचिका थी, उसको मंजूर कर दिया है। तो कहीं न कहीं नवंबर 2024 में ही ये घटना घटी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को, या हम कहें कि संवैधानिक वैधता को मान्यता दी है, सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, यहाँ पर 2-3 टर्म हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे, ध्यान दो। जब भी कभी मदरसा शिक्षा बोर्ड की बात आएगी, मदरसा शिक्षा बोर्ड, ठीक? ये जो बोर्ड है, ये डिग्रियाँ देता है स्नातक की, और साथ ही साथ परा-स्नातक की भी डिग्रियाँ देता है।
स्नातक और परास्नातक। अच्छा ये जो स्नातक है, इसे कहा जाता है स्नातक की डिग्री को कहा जाता है कामिल और जो परास्नातक की डिग्री होती है उसे कहा जाता है फ़ाज़िल। कामिल और फ़ाज़िल ये टर्म है जो आप याद रखोगे, ठीक है? हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि कामिल क्या है? और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, फ़ाज़िल क्या है? चूँकि ये जो अधिनियम है मदरसा शिक्षा बोर्ड, ये अभी चर्चा में रहा था काफ़ी। अब इसमें एक टर्म और है जिसे कहा जाता है कारी। ये क्या है? इस शब्द से भी आप परिचित रहो। ये जो कारी शब्द है, ये दरअसल मदरसा जो बोर्ड है, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की ओर से जो भी डिप्लोमा दिया जाता है, उस डिप्लोमा को कारी कहा जाता है। ये एक डिप्लोमा है, ठीक है? डिप्लोमा के लिए कौन-सा शब्द यूज़ होता है? कारी। स्नातक के लिए कौन-सा शब्द यूज़ होता है? कामिल। परास्नातक के लिए कौन-सा शब्द यूज़ होता है? इसे कहते हैं फ़ाज़िल, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। हाल ही में चर्चा में रहा ये मदरसा 2004 में। अगला कह रहा है 5वां नंबर, हाल ही में सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर निम्न में से कौन-सी ग्रामीण बैंकें हैं, जिनका आपस में विलय किया गया है और विलय करके यूपी राज्य ग्रामीण बैंक का गठन किया जाएगा? बड़ौदा यूपी बैंक है, आर्यावर्त बैंक है, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है और साथ ही साथ ये सारे के सारे हैं। यानी इनका, इनका और इनका तीनों का विलय किया जा रहा है, ठीक है? और विलय करके एक नई बैंक बनाई जाएगी यूपी राज्य ग्रामीण बैंक और फिर इस ये जो बनाई जाएगी, इसकी शाखाएँ सबसे ज़्यादा होंगी उत्तर प्रदेश में। एसबीआई के बराबर या हम कहें एसबीआई से भी ज़्यादा होंगी। देखो, दरअसल हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे? ज़रा वापस आओ क्वेश्चन में। अ, ग्रामीण बैंकों की। हाँ, ठीक है। आओ देखो, दरअसल आप जब केंद्र सरकार को पढ़ते हो या हम कहें केंद्र सरकार के बारे में जब आप करंट फॉलो करते हो, केंद्र सरकार की एक योजना है। केंद्र सरकार की एक योजना है। इसे कहा जाता है एक देश, एक पहचान पत्र। आपने देखा है? एक देश, एक चुनाव, एक देश, एक पहचान पत्र, एक देश, एक विधान। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो नई जो सरकार अभी वर्तमान में चल रही है, वो सरकार लगातार रन करा रही है। इस तरह के कॉन्सेप्ट और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए राज्यों में भी एक कॉन्सेप्ट लागू हो गया है। यहाँ पर लागू हुआ है एक प्रदेश, ये मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ। एक प्रदेश, एक आरआरबी, आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, ठीक? ये एक कॉन्सेप्ट आया। अर्थात प्रदेश में कई सारी अब ग्रामीण बैंकें नहीं होंगी। होंगी तो उनको सबको अब मिला दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार की जो ये योजना है, एक देश एक पहचान पत्र, इसी योजना को कायम रखते हुए एक प्रदेश एक आरआरबी योजना को भी इस योजना को भी लागू किया जा रहा है। लागू किया जा रहा है। अच्छा, इसी क्रम में हुआ क्या उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन होता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 3 ग्रामीण बैंकें हैं। 3 ग्रामीण उत्तर प्रदेश में बैंकों का विलय करने का निर्णय लिया गया है। विलय किया जाएगा। ये कौन-सी 3 ग्रामीण बैंकें हैं? ध्यान दो। सबसे पहली है बड़ौदा यूपी बैंक। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ। ध्यान दो। 3 3 ग्रामीण बैंकें, ठीक है? कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली, उसका नाम है बड़ौदा यूपी बैंक। ये जो बड़ौदा यूपी बैंक है, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा प्रायोजित है। अगर आपसे पूछे ये जो बड़ौदा यूपी बैंक है, ये कौन-सी बैंक प्रायोजित कर रही है? आप बताओगे बैंक ऑफ बड़ौदा। एक बैंक और है जिसको विलय किया जाएगा, का नाम है आर्यावर्त बैंक। ये जो आर्यावर्त बैंक है इसको प्रायोजित कौन कर रहा है? स्पॉन्सर कौन कर रहा है? तो आप बताओगे बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित है। ध्यान दें, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित है। तीसरी बैंक कौन-सी है जिसका विलय किया जाएगा? यह है प्रथमा बैंक। कौन इसे प्रायोजित कर रहा है? तो पीएनबी। पीएनबी द्वारा प्रायोजित है ये।
पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित है। ठीक है? तो इन सब का किया जाएगा विलय और इन सब का विलय होने के बाद एक नई बैंक बनाई जाएगी जिसे कहा जाता है यूपी राज्य ग्रामीण बैंक। ठीक है? विलय करके इस बैंक का गठन किया जाएगा और फिर जब ये इसका गठन हो जाएगा, तो फिर ये जो यूपी ग्रामीण बैंक है, उस ग्रामीण बैंक की सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में शाखाएँ होंगी। खैर, कौन-कौन सी 3 बैंकों का विलय किया जा रहा है? तो यही तीनों हैं, ध्यान रखिएगा। इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? तो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। बड़ौदा यूपी बैंक को स्पॉन्सर कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, आर्यावर्त को स्पॉन्सर कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया और प्रथमा बैंक को स्पॉन्सरशिप दे रखा है पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबंध में सही कथन की पहचान करो। बताओ भाई, पहला कथन पढ़ो। नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुनाया है। हाँ, ठीक है। एएमयू संशोधन अधिनियम 1981 के माध्यम से संसद के द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, लेकिन इस प्रावधान को 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमान्य कर दिया। हाँ, ये भी सही है। तीसरे में आ जाओ। तीसरा कह रहा है कि जस्ट वेट कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 30 का 1 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रबंध करने का अधिकार देता है। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। ये सारे के सारे सही हो जाएँगे। उपर्युक्त सभी सही हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखो 7 नंबर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक मॉडल एक सोलर गांव बनाने की कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? ध्यान दें। एक योजना आई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है? यहाँ तक समझ गए? इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रदेश में हर एक जनपद में एक आदर्श सोलर गांव बनाया जाएगा। इस आदर्श सोलर गांव बनाने के लिए कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? आप बताओगे 1 करोड़ रुपए खर्चे जाएँगे। ध्यान दो, मैं इसमें 2-3 बातें आपको स्पष्ट कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना की। ठीक? ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर है मुफ्त बिजली योजना है, मुझे बताओ इसकी मंजूरी कब दी गई? आप बताओगे फरवरी 2024 में इस योजना को मंजूरी मिली। मुझे एक बात और बता दो, इस योजना से संबंधित कौन-सा मंत्रालय है? मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। सवाल हमारा ये है, सवाल हमारा था आदर्श सौर गाँव से संबंधित। इसी योजना में एक घटक है आदर्श सौर गाँव। ध्यान दो, आदर्श सौर गाँव के बारे में। ठीक? तो ये जो योजना है, जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना का एक घटक है आदर्श सौर गाँव। सवाल हमारा ये है कि आदर्श सौर गाँव कितने हर एक जिले में बनेंगे? ध्यान देना ये स्टेटमेंट समझना जो मैं कह रहा हूँ। आप बताओगे इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में, ठीक है? पूरे भारत में प्रत्येक जिले से फिर से समझो, ये जो योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आदर्श सौर गाँव इस योजना का ही एक घटक है। तो इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में हर एक जिले से एक मॉडल सोलर गाँव स्थापित किया जाएगा। भारत में प्रत्येक जिले से एक मॉडल सोलर गाँव स्थापित किया जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ जब भी कभी गाँव स्थापित होगा, तो इसमें कुछ न कुछ पैसा र लगता है। ऐसे ही थोड़ी ना गाँव बन जाएगा, आदर्श सोलर गाँव। इसमें कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इसके लिए सरकार ने कहा है, एक मॉडल सोलर गाँव बनाने के लिए कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? आप बताओगे 1 करोड़ रुपए। ठीक? 9 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में IAFC 295 FMS, एफएमएस का मतलब क्या है?
एफएमएस इसको बोलते हैं फुल मोशन सिमुलेटर। तो इस सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है आगरा वायुसेना स्टेशन में। आगरा वायुसेना स्टेशन। नेक्स्ट देखो 10वां। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती के अवसर पर संगीत नाटक एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया गया। ये है 150वीं जयंती। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? आओ देखो, ध्यान दो। आप चलो लखनऊ में। ठीक। लखनऊ में हुआ क्या? लखनऊ में एक अकादमी है जिसे कहा जाता है संगीत नाटक अकादमी। तो ये जो संगीत नाटक अकादमी है यहीं पर हुआ है अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव। बात समझ पा रहे हो? यहीं पर हुआ है अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में हुआ है, ये हुआ है बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर। ठीक है? सवाल ये है कि ये अवसर पर ये जयंती, ये पूरा का पूरा नाटक हुआ, पूरा का पूरा उत्सव हुआ। तारीख बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल। 15 नवंबर 2024 इस तारीख को इसका आयोजन हुआ है। और ये उत्सव कब से कब तक चला है? तो अगर आपसे पूछे उत्सव कब से कब तक चला है, तो आप बताओगे 15 से 20 नवंबर 2024 तक। फिर से समझो, ये पूरा उत्सव कब से कब तक चला है? 15 से 20 नवंबर 2024 तक इस उत्सव को मनाया गया है। ठीक। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा 150वीं जयंती। 11 देखो। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने वक्फ नियमावली 2024 को मंजूरी दी है। इस नियमावली के संबंध में सही कथन की पहचान करो। अभी हाल ही में देखा होगा, काफी ये वक्फ बोर्ड काफी चर्चा में रहा था, कुछ संशोधन विधेयक भी आए हैं। और कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड कंट्रोवर्सी का भी शिकार हुआ है। चूँकि कहीं भी अपनी जगह क्लेम कर देना, कोई नगर पालिका क्लेम कर देना, कोई मंदिर क्लेम कर देना, है ना? इस तरह की कंट्रोवर्सी इसमें रही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक नियमावली बनाई है 2024 में और कहा है कि जो अभी आप इधर-उधर की ज़मीनें क्लेम करते रहते हो कि ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, अब ऐसा नहीं होगा। इस नियमावली में कहा गया है, सरकार ने कहा है कि फसली वर्ष 1359 1952 क जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज परिसंपत्तियाँ हैं, उन संपत्तियों पर ही वक़्फ़ अपना दावा उसका मान्य होगा। और भी कई सारे इसमें नियम डाले गए हैं कि उसके बाद अगर आप दावा करते हो किसी संपत्ति पर तो आपको कागज़ात दिखाने होंगे, वगैरह-वगैरह। वक़्फ़ की 1 सदस्यीय कमेटी को बदलकर 2 सदस्यीय कर दिया गया है। ये नियमावली 2024 उत्तर प्रदेश के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। और न्यूनतम उम्र जो 18 साल थी, उसे बढ़ा के 25 साल कर दिया गया है। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 12। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने हाल ही में भारत ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायरलेस पर्सनल मीडिया कम्युनिकेशंस 2024 पर 27वीं आईईईई या IEEE अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की है? बताइए, कहाँ पर किया है? ये किया है ग्रेटर नोएडा में। और ये जो 27वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है, अगर आपसे पूछे इसका विषय क्या है? तो विषय बताओगे सुरक्षित 6G AI नेक्सस। सुरक्षित 6G AI नेक्सस प्रौद्योगिकी का मानवता से मिलन। इस विषय को याद रखना, ठीक है? यानी कि किस शहर में हुआ है? तो आप बताओगे ग्रेटर नोएडा में। अगर इसका विषय पूछ ले तो आप कहोगे सुरक्षित 6G AI नेक्सस प्रौद्योगिकी का मानवता से मिलन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के अंतर्गत किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? स्ट्रीट वेंडर्स को, संबंधित गांव के प्रधान को, प्रधानमंत्री जी को या फिर नन ऑफ दीज? सही उत्तर होगा स्ट्रीट वेंडर्स को। ध्यान दो।
यहाँ से समझो, उत्तर प्रदेश में ये योजना चलाई जा रही है पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में गौर करना, उत्तर प्रदेश में इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आप बताओगे, ये बनाया गया है स्ट्रीट वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को। अच्छा, ये जो पहल है, दरअसल ये जो स्ट्रीट वेंडर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये एक पहल के दौरान बनाया गया है। इस पहल का नाम है स्वनिधि भी, स्वनिधि भी और स्वाभिमान भी। ये एक पहल है। इस पहल को लागू किया गया है और ये जो पहल है, ये 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक लागू की जा रही है। वहीं अगर पीएम स्वनिधि योजना की बात करें, तो इसमें लोन कितना मिलता है? अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछ दे कि पीएम स्वनिधि योजना में ऋण कितना दिया जाता है? 10,000 रुपए। अगर ये 10,000 रुपए आपने चुका दिया, निर्धारित समय पर चुकता कर दिया, तो फिर आगे का ऋण दिया जाता है आपको। ये दिया जाता है 20,000 रुपए और इसके बाद फिर 50,000 रुपए तक भी आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि 10,000 दिए जाएँ तो चुपचाप आप चुकता कर दो, तभी आगे का ऋण दिया जाएगा। ठीक है? तो खैर वापस आ जाओ। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है उत्तर प्रदेश में? स्ट्रीट वेंडर्स को। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने किस जिले में राष्ट्रीय सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया है लखनऊ में या फिर गौतम बुद्ध नगर में, प्रयागराज में कि कानपुर में? आप बताओगे, इन्होंने उद्घाटन किया है लखनऊ में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से ऐसे जिले हैं जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? तो ये 5 जिले हैं। 5 जिलों में आता है लखीमपुर खीरी आता है, एटा आता है, बलरामपुर नहीं है, गलत हो गया। लखीमपुर खीरी है, एटा है, सहारनपुर है, मेरठ है और फिर बुलंदशहर है। यही सही है आपका। और सोनभद्र नहीं है, कौशाम्बी ये गलत हो गया। ठीक है? तो लखीमपुर खीरी, एटा, सहारनपुर, मेरठ और बुलंदशहर 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 जिलों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के किस स्थान पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? फिर से समझो, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के किस स्थान पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ये है बुंदेलखंड। ध्यान दो, इसमें 2-4 फैक्ट हैं जो आपको तैयार रखने हैं बिल्कुल। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुंदेलखंड में जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक? तो ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, अगर आपसे सीधा-सा एक सवाल पूछा जाए कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये कहाँ बनेगा? तो आप बताओगे, ये बनेगा बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में। ठीक? सवाल ये है कि ये जो पूरी की पूरी परियोजना है, इस परियोजना की लागत कितनी होनी चाहिए? 619.90 करोड़ रुपए, ये है इसकी लागत। अच्छा, चूँकि ये लागत है तो इसमें टोटल खर्चा कितना आ रहा होगा? अगर आपसे ये पूछ ले, तो आप बताओगे इस कॉरिडोर पर जो टोटल खर्चा आएगा, उस खर्चे में 33% राशि खर्च करेगी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। 20% राशि ये खर्च करेगी राज्य सरकार। ठीक है? इसके अलावा जो 47% राशि है, उसे खर्च किया जाएगा पूंजीगत अनुदान के रूप में। पूंजीगत अनुदान के रूप में इसे खर्च किया जाएगा और जर्मनी की कंपनी है केएफडब्ल्यू, वो खर्च करेगी। तो टोटल कितना हो गया? 7 3 10, 4 2 8, 4 1 5, 2 7 3 10 यानी कि 100%। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? वापस आ जाओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड। 17 देखो, हाल ही में किस जनपद के पुरा महादेव गांव, ये गांव का नाम है, इस गांव को सबसे शानदार पर्यटन गांव 2024 के लिए चुना गया है? शामली में है, बलरामपुर में है, बागपत में है या फिर मेरठ में है? ये है बागपत में। और जब इस प्रकार का गांव चुना गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पर्यटन काफी तेजी से बढ़ेगा।
18 नंबर देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने ब्लड शुगर, लिवर, किडनी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जांच कराने वाली देश की पहली पोर्टेबल डिवाइस, यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे आप हाथ में लेके घूम सकते हो और ये करेगी क्या? ब्लड शुगर चेक करेगी, लिवर, किडनी से जुड़ी समस्याओं की जांच करेगी। तो ये सवाल आपसे पूछा गया है कि ये जो पोर्टेबल डिवाइस है ना, इसे किस संस्थान ने बनाया है? आईटीबीएचयू ने बनाया है, कानपुर ने बनाया है या एचबीटीयू ने बनाया है? एचबीटीयू का मतलब हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर ने बनाया है, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने बनाया है, बीएचयू ने बनाया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर या फिर बीएचयू या फिर हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर, किसने बनाया है? आपसे ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। ये बनाया है आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट देखो 19 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा राज्य का 76 जनपद, ये अभी घोषित हो गया है। इस ये जो जनपद है 76वां, ये सरकार ने महाकुंभ मेला जनपद घोषित किया है। ठीक है? इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। इस जनपद को 1 दिसंबर 2024 से लेकर जब तक कुंभ चलेगा ना, तब तक इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखो, इस नए जिले में 4 तहसीलें होंगी, 67 इसमें गांव शामिल हैं और इस नए जनपद को प्रयागराज कुंभ 2025 के चलते बनाया गया है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का स्टार्टअप इसरो के साथ मिलकर बार-बार प्रयोग किए जा सकने वाले रॉकेट के निर्माण की योजना पर कार्य कर रहा है? अच्छा, इसमें एक शख्स हैं, शख्स का नाम आपको शायद पता हो। शख्स का नाम है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन। ये दरअसल कुशीनगर से हैं, ठीक है? ये कुशीनगर से हैं और अगर हम स्टार्टअप की बात करें, तो ध्यान दो, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का स्टार्टअप है। गोरखपुर का ये स्टार्टअप है और ये जो गोरखपुर का स्टार्टअप है, इसका नाम है एबियोम टेक्नोलॉजी। एबियोम टेक्नोलॉजी। और ये जो एबियोम टेक्नोलॉजी है, इसने इसरो के साथ मिलकर एक रॉकेट पर ये काम करेगा, जिसे रीयूजेबल रॉकेट कहा जाएगा। और इसमें जो समझौता हुआ है, वो कुशीनगर के एक शख्स हैं, कुशीनगर के जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन ने इसरो के साथ समझौता किया है। ठीक है? वापस आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एफडीआई नीति 2023 में बदलाव किया है और बदलाव करके न्यूनतम जो विदेशी निवेश था, उसकी राशि को कितना कर दिया है? इसकी राशि को किया गया है 100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखो 22 नंबर। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने किडनी के गंभीर रोगों को ठीक करने के लिए सस्ते पेपर पर माइक्रोचिप डिवाइस बनाया है, जो कि किडनी की जांच करेगा? बताइए भाई, फिर से समझो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक संस्थान है, ये कौन-सा संस्थान है? इस संस्थान ने किडनी के जो गंभीर रोग हैं, उनको ठीक करने के लिए सस्ते पेपर पर माइक्रोचिप डिवाइस बनाया है और ये किडनी की जाँच करेगा। ये कौन-सी संस्थान ने इसे बनाया है? बनाया है आईआईटी बीएचयू ने। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 देखो। कह रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नहर प्रणाली के पुनरुद्धार परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? मंजूर करने के पीछे हैं 1191 करोड़ रुपए, यानी 1191.51 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश के किस जिले के राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज की 12वीं कक्षा में ये पढ़ती हैं, छात्रा हैं? इनका नाम है रश्मि कसौंधन। रश्मि कसौंधन दरअसल 1 दिन की जिलाधिकारी बनाई गई हैं। तो आपसे वही पूछा है कि कौन से जिले में ये पढ़ती हैं? यहाँ का राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज है, इसमें ये पढ़ती हैं रश्मि कसौंधन। इनको 1 दिन का जिलाधिकारी बनाया गया है और इन्होंने कई सारे लोगों की समस्याएँ भी सुनी हैं। तो ऐसा निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे
एक मिशन है जिसे कहा जाता है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का जो 5वां चरण है उसके अंतर्गत लिया गया है। रश्मि कसौंदन कहाँ की हैं? बलरामपुर की हैं, श्रावस्ती की हैं, मऊ की हैं या फिर सोनभद्र की हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही उत्तर होगा बी पार्ट यानी कि श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 10 रोबोट शामिल किए हैं? यानी कि यहाँ अब रोबोट सफाई करेंगे जो कि बिना धूल उड़ाए कचरा उठाएंगे। तो 10 रोबोट को शामिल किया गया है नगर निगम में सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए। बताइए भाई, ये लखनऊ है, सी पार्ट सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने कौन से जिले में 51 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो इन्होंने कहाँ पर किया है ये लोकार्पण? वाराणसी में किया है, प्रतापगढ़ में या फिर अयोध्या में या फिर ननावतीस? ये किया इन्होंने वाराणसी में। देखो, अभी वाराणसी गए थे योगी आदित्यनाथ जी। तो वाराणसी में एक जगह है जिसे कहा जाता है हरहुआ। हरहुआ के काजी सराय, ठीक है? हरहुआ के काजी सराय में 51 फीट, ओ सॉरी 15 लिख दिया, 51 फीट ऊंची प्रतिमा है ये। और ये प्रतिमा किसकी है? ये है हनुमान जी की। और इसी प्रतिमा का लोकार्पण किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। तो वाराणसी के हरहुआ के काजी सराय में इसका उद्घाटन किया गया है। फिर फिलहाल आप केवल और केवल सिटी की लोकेशन याद रखो, इतना ही पर्याप्त है, ठीक है? और आजकल ये जो ऊंचाइयां हैं वो भी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, इसलिए ध्यान रखना 51 फीट है। 27 नंबर देखो, कह रहा है कि हाल ही में मौसम विभाग के द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर देश का सबसे प्रदूषित शहर की जो सूची है वो जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो 8वें स्थान पर आता है? आप बताओगे, ये है मेरठ। मेरठ का है 8वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग के आदेश के अनुसार, ध्यान दें, उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग है? महिला कल्याण विभाग। इस विभाग ने आदेश दिया है और कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नारी अदालत खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं? तो आप बताओगे, उत्तर प्रदेश में 8 ऐसे आकांक्षी जिले हैं जहां पर नारी अदालत शुरू की जाएंगी, ठीक है? आओ देखो, इसमें कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैं बात कर रहा हूं नारी अदालत की। तो ये जो पूरा का पूरा नारी अदालत का कॉन्सेप्ट है, ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में इसे शुरू किया जाएगा, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ये जो नारी अदालत है, अगर आपसे पूछे कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताओगे 7 से लेकर 11 सदस्य इसमें होंगे। सवाल ये बनता है कि भाई ये 8 जिले कौन-कौन से हैं? अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई मुझे ये 8 जिले बता दो, तो आप बताओगे बलरामपुर, श्रावस्ती, श्रावस्ती के अलावा चित्रकूट आप बताओगे, चित्रकूट के अलावा सिद्धार्थ नगर। ठीक, कितने हो गए? 4। अब यहाँ पर आ जाओ, बहराइच को उठा लो, चंदौली को उठा लो, इसके अलावा सोनभद्र को उठा लो और साथ ही साथ फतेहपुर को उठा लो। तो ये टोटल 8 जनपद हैं जहाँ पर नारी अदालतों को प्रोजेक्ट के रूप में पायलट प्रोजेक्ट योजना के रूप में इसको शुरू किया गया है। ठीक है? सवाल ये बनता है कि भाई ये जो नारी अदालतें हैं, अगर आपसे सीधा-सा सवाल पूछ ले कि बताओ इसमें सेटअप कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा विमेन्स कोर्ट में? तो आप बताओगे ये जो नारी अदालतें हैं जिन्हें विमेन्स कोर्ट भी कहा जाएगा, तो विमेन्स कोर्ट के सेटअप कमेटी का या कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आप बताओगे डीएम साहब को। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध। नेक्स्ट देखो 29 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस संस्थान ने देश की पहली पोर्टेबल हैंड हेल्ड एक्स-रे डिवाइस, यानी कि पोर्टेबल है ये, हैंड हेल्ड है ये,
और ये डिवाइस है एक्स-रे की। तो ये हैंड हेल्ड एक्स-रे डिवाइस इसको किसने तैयार किया है? ये पूछ रहा है। ये तैयार किया है आईआईटी कानपुर की टीम ने, ठीक है? और ये एक्स-रे है, दरअसल ये राज्य में टीबी की जाँच करेगा। तो टीबी की जाँच के लिए ये किफ़ायती हैंड हेल्ड एक्स-रे डिवाइस है। विकसित किया है इसको आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट देखो 30 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने खनन पट्टों पर प्रभावी निगरानी के लिए एक विशेष निरीक्षण ऐप इसको विकसित किया है? तो मुझे बताओ इसका विकास किसने किया है सबसे पहली बात? तो उत्तर प्रदेश में निदेशालय है भूतत्व भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने राज्य के जो भी खनन पट्टे हैं, उन पर निगरानी रखने के लिए इस निरीक्षण ऐप को लॉन्च किया है। निरीक्षण ऐप का विकास किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश की बात है। यानी कि उत्तर प्रदेश ने खनन पट्टों पर प्रभावी निगरानी के लिए निरीक्षण ऐप शुरू किया है। ठीक है? 31 नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बताओ। पहला वाला देखो, जस्ट वेट। हाँ, पहला वाला देखो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 में कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर और 3 तलाक से पीड़ित 3 तलाक से पीड़ित इसका मतलब मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहा है। ठीक है? ये स्टेटमेंट। पीड़ित महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से एक योजना शुरू करी गई है जिसे कहा जाता है यूपीएमजी। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम है अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स स्कीम। अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर किसके लिए? एमजी, एम का मतलब हो जाएगा माइनॉरिटी, जी का मतलब हो जाएगा गर्ल्स। अल्पसंख्यक बच्चियों के लिए है ये, ठीक है? इसकी शुरुआत की गई है। दूसरा कथन कह रहा है कि आईआईटी कानपुर ने भारतीय सेना के लिए कामकाजी ड्रोन बनाया है जो खास तरह का पहला स्वदेशी ड्रोन है। ये दोनों कथन आपके सही हैं। अब जरा हम एक योजना की बात कर लें पहले। ये जो योजना है यूपीएमजी, पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? अपलिफ्टमेंट अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी गर्ल, ठीक है? हाँ, ये जो योजना है यूपीएमजी, गर्ल्स स्कीम कहा जाता है इसे। ये जो योजना है ये किसके लिए है? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं के लिए है। उत्तर प्रदेश में ऐसी मुस्लिम महिलाओं की तरक्की के लिए इसे शुरू किया गया। इसे शुरू किया गया है, ठीक है? किसके लिए है? ऐसी महिलाएं जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं। ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं, इनके लिए है। अच्छा क्या होगा? अपलिफ्टमेंट होगा इनका। अपलिफ्टमेंट का मतलब है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएँ हैं ना, उनको स्वरोज़गार दिया जाएगा। तो इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को भी इसमें जोड़ा गया है। अर्थात आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को इसमें जोड़ा गया है। इसमें जोड़ा गया, ठीक है? हाँ, तो इसमें दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो 29 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के चिकित्सा सचिव से मिली जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश का देश में कौन-सा स्थान रहा है? ये पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का देश में कौन-सा स्थान रहा है? केवल और केवल इतना पूछा गया है। बताइए भाई। उत्तर प्रदेश का देश में रहा है पहला स्थान, ठीक है? दरअसल जो उत्तर प्रदेश है, आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड में देश में पहला स्थान रहा है और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना, ये जो आईडी बनाई है ना, बेहतर कार्य योजना के दम पे जो आईडी बनाई गई हैं, आयुष्मान आईडी, लगभग उत्तर प्रदेश में 12.45 करोड़ लोगों ने आईडी बनवाई हैं और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। वहीं अगर आपसे दूसरे स्थान की बात करें, तो आप बताओगे महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। तो यही आपसे पूछा गया है कि भाई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को देश में कौन-सा स्थान दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है पहला,
और महाराष्ट्र रहा है इस स्थिति में दूसरा स्थान पर। नेक्स्ट देखो 33 नवंबर 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किस शहर में 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया है? 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ में। ठीक है। और ये मंत्रालय कौन सा है? किस मंत्रालय के प्रभाग ने इसको शुरू किया है? देखो, स्थान तो लखनऊ है, ये तो कन्फर्म है। अगर आपसे मंत्रालय पूछ ले, तो मंत्रालय बताओगे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मंत्रालय, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसका एक प्रभाग है, प्रभाग राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग। ई गवर्नेंस प्रभाग। इस प्रभाग के चलते ये जो साइबर सुरक्षा कार्यशाला है, इसका आयोजन किया गया है। और ये जो साइबर सुरक्षा कार्यशाला है, ये 2 दिवसीय इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर आयोजन किया गया है? लखनऊ में। वही यहाँ पर लिखा है, ध्यान दो। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कौन से प्रभाग ने, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लखनऊ शहर में 2 दिनों के लिए साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया है। ठीक है। 34 देखो, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में अलीगढ़ के एक शख्स हैं, तो डॉक्टर हैं ये, अलीगढ़ के किस चिकित्सक को धन्वंतरी पुरस्कार से नवाजा है? इनका नाम है अम्बेश सिंह। इन्हें धन्वंतरी पुरस्कार दिया गया है, साथ ही साथ इन्हें एक स्वर्ण पदक भी दिया गया है। ठीक है। इनका नाम है अम्बेश सिंह। इनका संबंध कहाँ से है? अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कहाँ से है? अलीगढ़ से है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार शीरा निर्यात में उत्तराखंड राज्य को वरीयता देते हुए वहां की अल्कोहल आधारित इकाइयों को कितने क्विंटल शीरा निर्यात की अनुमति दी है? तो कितने क्विंटल शीरा निर्यात की अनुमति दी है, ये पूछ रहा है आपसे। 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख या फिर 49? आप बताओगे 25 लाख क्विंटल। ठीक है। यहाँ से एक बात और समझो, एक डेटा और याद रखना। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई शीरा नीति लागू की है। नई शीरा नीति उत्तर प्रदेश में लागू हुई है। ठीक। और ये जो नई शीरा नीति लागू हुई है, इसमें सरकार ने कहा है कि जो देशी शराब निर्माता हैं, देशी शराब निर्माताओं को, या हम कहें निर्माताओं के लिए 19% शीरा आरक्षित किया गया है। इस फिगर को याद रखना। कितने प्रतिशत शीरा आरक्षित किया गया है? 19%। साथ ही साथ उत्तराखंड को वरीयता दी गई है और उत्तराखंड को 25 लाख, ध्यान देना, 25 लाख क्विंटल शीरा निर्यात की अनुमति दी गई है। अच्छा, शीरा निर्यात की अनुमति भी दी गई है, तो ये जो पूरा का पूरा नियंत्रण है, ये जो पूरा का पूरा टीम है, या हम कहें निर्यात के नियंत्रण के लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। और ये जो निर्यात होगा, इस निर्यात के नियंत्रण के लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। और ये जो टीम होगी, इसमें 6 सदस्य होंगे। ठीक है? फिर से समझो। उत्तर प्रदेश में नई शीरा नीति लागू की गई है। ठीक, समझ गए? इस नीति में कहा गया है कि जो देसी शराब निर्माता हैं, इनके लिए 19% शीरा आरक्षित किया गया है। साथ ही साथ उत्तराखंड को वरीयता दी गई है और कहा गया है कि 25 लाख क्विंटल शीरा निर्यात को अनुमति भी दे दी गई है उत्तराखंड के लिए। और ये जो निर्यात होगा, इसके नियंत्रण के लिए एक टीम का गठन भी किया गया है, जिसमें 6 सदस्य होंगे। वापस आओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। 36 देखो, हाल ही में सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र ने
उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के सहयोग से सार्वजनिक नीति और सुशासन पर वेबिनार श्रृंखला का अपना दूसरा वेबिनार पूरा किया है? आईआईटी कानपुर है, लखनऊ है, एचबीटीयू है या फिर रुड़की है? ये है आईआईटी कानपुर, ठीक है? हाँ, ये दूसरा वेबिनार इसने पूरा किया है। और अगर आपसे पूछा जाए ये जो दूसरा वेबिनार है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो आप बताओगे इसकी अध्यक्षता की है, इनका नाम है वी श्रीनिवासन, ठीक? और एक एक यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म, ध्यान दो। एनसीजीजी का पूरा नाम पूछा जा सकता है। ये एनसीजीजी क्या है? देखो, एनसीजीजी का मतलब है हाल ही में सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस। इसलिए इसका पूरा नाम याद रखो, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक है? नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ये लिखा है देखो। सुशासन के लिए हिंदी में लिखा है, सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र, अर्थात नेशनल सेंटर अर्थात राष्ट्रीय केंद्र फॉर किसके लिए? गुड गवर्नेंस यानी कि सोशल सुशासन के लिए, ठीक? सही उत्तर होगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो 37। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक आवासीय, औद्योगिक और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किस सिटी के विकास को मंजूरी दी है? ये है न्यू नोएडा सिटी, न्यू नोएडा सिटी, ध्यान दो। यहाँ से 3-4 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन-कौन से? नोएडा प्राधिकरण है। नोएडा प्राधिकरण के नए नोएडा मास्टर प्लान का विकास किया जाएगा और ये 2041 तक किया जाएगा। तो मंजूरी दे दी गई है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट से। न्यू नोएडा, ठीक? अच्छा, ये जो नया नोएडा बनाया जाएगा, ये जो पूरा का पूरा मास्टर प्लान है, इसको कितनी भूमि पर बसाया जाएगा? अगर आपसे पूछे इस नए शहर को कितनी भूमि पर बसाया जाएगा तो आप कहोगे 209.11 किलोमीटर स्क्वायर भूमि पर इसे बसाया जाएगा, ठीक है? भूमि पर बसाया जाएगा। अच्छा, एक सवाल और मुझे बताओ, ये जो पूरा का पूरा नया नोएडा बनाया जा रहा है, इसे कितने चरणों में पूरा किया जाएगा? इसका विकास कितने चरणों में किया जाएगा? तो आप बताओगे इसके विकास के लिए कुल 4 चरण में इसे विकसित किया जाएगा। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा न्यू नोएडा सिटी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने किसानों को इनकी फसल की सटीक भविष्यवाणी के लिए एआई बेस्ड डिवाइस फॉर क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग नाम से एक मशीन बनाई है? तो ये बनाया किसने है? दरअसल इस मशीन का नाम है, ध्यान दें, एआई बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिवाइस है। उसके लिए है फॉर क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग यानी कि फसल की जो हेल्थ है, फसल की जो स्वास्थ्य प्रणाली है, उसको मॉनिटर करेगी। ठीक? ये किसने बनाई है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय ने नहीं बनाई है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यही सही होगा। दरअसल ये जो पूरी की पूरी मशीन है, इस मशीन के पीछे मेहनत लगी है इसी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की। और ये जो मशीन है ना, इसमें एक माइक्रोस्कोप लगा है। माइक्रोस्कोप से जो भी फसल है उसमें वर्तमान में इस फसल के जो पार्ट हैं, उसको स्कैन किया जा सकता है। और भविष्य में कैसी फसल होगी, इसकी सटीक-सटीक जानकारी ये मशीन दे सकती है। और इसको बनाने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को। एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिए। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ है? इसकी लोकेशन मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण कार्यालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में कहा गया है कि ये जो प्रधानमंत्री जी के नाम से योजना शुरू हुई थी, जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना,
इस योजना के तहत जितने भी अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी कर्मचारी हैं, हर एक अधिकारी कर्मचारी अपने निजी आवास पर सोलर रूफटॉप लगवाएगा। ये कितनी क्षमता का लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है? आंसर होगा 2 किलोवाट। फिर से समझो, मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण कार्यालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने निजी आवास पर कम से कम कितनी क्षमता के सोलर रूफटॉप लगवाएंगे? आंसर होगा 2 किलोवाट। ठीक है? हाँ। दरअसल जो इसकी लगवाने की क्षमता होगी ना, वो 1,20,000 होगी, जिसमें से 60,000 केंद्र सरकार अनुदान देगी और 30,000 राज्य सरकार अनुदान देगी। खैर, ये फिगर आप याद रखना। कितने किलोवाट का लगवाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? आप बताओगे 2 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप लगवाना अनिवार्य है हर अधिकारी और कर्मचारी को। ठीक है? नेक्स्ट देखो 40। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के अंतर्गत स्वदेशी गाय या भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में एक शख्स हैं जिनका नाम है सुरभि सिंह। इनको तीसरा पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? आप बताओगे बिजनौर। देखो, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, इसकी चर्चा करते हैं थोड़ी सी। पुरस्कार है, उसका नाम है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। इसका वितरण अभी हाल ही में 2024 में किया गया है। अगर आपसे पूछे कौन से मंत्रालय ने इसका वितरण किया है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, तो आप बताओगे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ठीक है? सवाल ये है कि ये जो पुरस्कार है, ये कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? कितनी श्रेणी में इसे दिया जाता है? तो आप बताओगे टोटल 3 श्रेणियां हैं इस पुरस्कार को दी जाती इस ये पुरस्कार दिया जाता है 3 श्रेणियों में। सबसे जो पहली श्रेणी है, उसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ गाय या फिर भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान। एक तो ये नस्ल ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में दिए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन। तकनीशियन एक ये श्रेणी है, इसमें दिया जाता है पुरस्कार। और एक श्रेणी है डेयरी या हम कहें अ, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान उत्पादक संगठन। ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी। उत्तर प्रदेश को जो पुरस्कार दिया गया है, वो इस श्रेणी में मिला है। देखो, नोट बना के ये बात याद रखना, चूँकि ये बात उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश को पुरस्कार किस श्रेणी में मिला है? अगर आपसे ये पूछे तो आप बताओगे श्रेणी का नाम है स्वदेशी गाय हो या फिर भैंस हो। ठीक है? भैंस की नस्ल हो। तो स्वदेशी गाय या भैंस की नस्ल का पालन करने वाला पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान। इस श्रेणी में एक शख्स हैं जिनका नाम है सुरभि सिंह। सुरभि सिंह। और ये कहाँ से हैं? बिजनौर से। इनको इस श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला है, पहला नहीं। ध्यान दें, थर्ड पुरस्कार। पहला किसी और को मिला है, दूसरा किसी और को मिला है, लेकिन चूंकि मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश में या हम कहें उत्तर प्रदेश को तीसरा पुरस्कार मिला है सुरभि सिंह को, और ये बिजनौर से हैं। वही सवाल आपसे पूछा गया था कि डेयरी किसान श्रेणी में सुरभि सिंह को तीसरा पुरस्कार मिला है, ये कहाँ से हैं? बिजनौर से। 40 देखो, हाल ही में स्मार्ट ईवी, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन तैयार करने के संबंध में जाइनेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने समझौता किया है? ये किया है आईआईटी कानपुर ने। 42 देखो, हाल ही में अभी 61वां ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेला गया? क्या बता सकते हो आप?
उत्तर प्रदेश में ये खेला गया है लखनऊ में, ठीक है? फाइनल मुकाबला और इसमें मुंबई ने जीता है। मुंबई ने ये खिताब जीता है और मुंबई के कप्तान कौन हैं? कप्तान हैं अजिंक्य रहाणे और हारा कौन है? हारा है शेष भारत की टीम हार गई है, ठीक? तो ये हुआ है लखनऊ में। नेक्स्ट देखो 43 नंबर। हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 उत्तर प्रदेश के किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? बताओ भाई। ये सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ये आयोजित हुआ है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में। ध्यान दो, यहाँ से 3-4 बातें हैं जो आप याद रखो। दरअसल ये जो स्टेडियम है, इसका नाम है बाबू बनारसी दास बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम, ठीक है? ये कहाँ है? आप बताओगे ये है लखनऊ में। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहीं पर हुआ है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन 2024। इस टूर्नामेंट का आयोजन यहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें जरा विजेता देख लो। विजेता विजेता 2 लोग रहे हैं। एक तो रही हैं पीवी सिंधु और एक हैं लक्ष्य सेन, ठीक है? एक रहे हैं लक्ष्य सेन। ये जो पीवी सिंधु हैं, इन्होंने हराया किसे है? इन्होंने ये हारी नहीं है, ध्यान दीजिए ये जीत चुकी हैं। इन्होंने हराया है, इनका नाम है वू लुओ यार वू लुओ यू। ये दरअसल चाइनीज़ नाम है, बड़े खतरनाक खतरनाक नाम होते हैं। याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, चाइना वाले जो भी होंगे, हम लोगों के नाम के बारे में सोचते होंगे यार कैसे नाम है? अयोध्या प्रसाद टाइप के। खैर मज़ाक कर रहा हूँ। अच्छा, लक्ष्य सेन ने किसे हराया है? लक्ष्य सेन ने किसे हराया है? तो लक्ष्य सेन ने हराया है, इनका नाम है सिंगापुर के हैं ये, इनका नाम है जिया हेंग अ, जिया हेंग जेसन तेंग, इनको हराया है। ठीक है? ये चाइना की है और ये है सिंगापुर के। लक्ष्य सेन ने इन्हें हराया है और पीवी सिंधु ने इन्हें हराया है। तो महिला एकल और पुरुष एकल, दोनों एकल हमारे पास हैं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन 2024 के। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जीते हैं। कहाँ पर हुआ है? क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए आप ये टूर्नामेंट याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। अब आ जाओ 44 में। हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? सिंपल सा सवाल पूछा है। तो ये कहाँ हुआ है? लखनऊ में तो हुआ नहीं है, प्रयागराज में नहीं हुआ, ये वाराणसी में हुआ है। 44 का सी पार्ट, ठीक है? नेक्स्ट देखो 45। हाल ही में संपन्न हुए द्वितीय पंचायत सम्मेलन, ध्यान दो। ये जो पंचायत सम्मेलन है, ये द्वितीय पंचायत सम्मेलन है। तो संबंध में सही कथन बताओ। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अपने उत्तर प्रदेश में हुआ है, आगरा में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 4 सम्मेलन की ये श्रृंखला है, जिसमें से पहला जो सम्मेलन हुआ था, वो हैदराबाद में हुआ था और दूसरा अपने उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए बात है। इस सम्मेलन की थीम क्या है? विषय क्या है? विषय है जीवन सुगमता पर पंचायत सम्मेलन, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ाना। सारे के सारे कथन आपके सही हैं, ठीक? 46 देखो, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर अ, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी है 2024, ये डेटा जारी किए गए हैं। 2024 बुनियादी सांख्यिकीय पशुपालन, ये डेटा जारी किए गए, विमोचन किया गया इनका। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का मांस उत्पादन में कौन-सा स्थान है और दूध उत्पादन में कौन-सा स्थान है? ये पूछा है आपसे। तो मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और दूध में है पहला स्थान। तो दूसरा और पहला बी पार्ट सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब इसमें 2-3 फैक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के संबंध में आपको नवीन कर लेने हैं, अपडेट कर लेने हैं। ध्यान दो। एक सांख्यिकीय जारी हुई है जिसे कहा जाता है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकीय, ठीक? 2024। इसमें अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करें और साथ ही साथ हम बात करें मांस उत्पादन की, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है?
यूपी है दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर और हिस्सेदारी कितनी है पूरे भारत में? 16.21% उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है। ये है हिस्सेदारी, ठीक? वहीं अब आ जाओ मांस उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा। हिस्सेदारी कितनी है? 12.29% की हिस्सेदारी है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल भारत की बात करें, भारत की पोजीशन पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में कितनी है? दूध उत्पादन में पहला स्थान है। वहीं अगर आपसे अंडा उत्पादन पूछ ले, अंडा उत्पादन में सेकंड रैंक पर है, दूसरे स्थान पर है। वापस आ जाओ, 46 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 47। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने नई दिल्ली में 45वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया है। अच्छा, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। कौन से नंबर का था ये? 43वां। इस मेले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भागीदार राज्य है? उत्तर प्रदेश। ध्यान दो, ऐसे समझो। अगर आपसे इसमें भागीदार राज्य पूछे और आपसे पूछे फोकस राज्य बताओ, और आपसे पूछे कि इसमें थीम बताओ, ये 3 बातें याद रखना है। आप बताओगे थीम है विकसित भारत @2047। भागीदार जो राज्य है, ये कौन है भागीदार राज्य? ये है बिहार और अपना उत्तर प्रदेश। फोकस राज्य कौन है? ये है झारखंड। ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 48 देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद के रामग्राम में पुरातात्विक उत्खनन हुआ? और इस उत्खनन का लक्ष्य है भगवान बुद्ध के 8वें अवशेष के साक्ष्य को उजागर करना। ये है महाराजगंज। हाल ही में चर्चा में रही संभल की जामा मस्जिद पर अभी सर्वे हुआ है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में ये मस्जिद रही थी। काफ़ी यहाँ पर दिक्कतें भी आई थी सर्वे टीम को और साथ ही साथ वहाँ रह रहे समुदाय को भी। तो समस्याओं से सामना करना पड़ा। संभल मस्जिद, ये हुआ क्या? सवाल पढ़ो फिर से। संभल की जामा मस्जिद पर पूर्व में किस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के आरोप हैं? बताइए भाई। ये हरिहर मंदिर। ऐसा माना जाता है कि ये जामा मस्जिद जो बनी है, पहले ये हरिहर मंदिर था और उसे तोड़ के फिर जामा मस्जिद में उसको तब्दील किया गया है और इसी वजह से कई सारे जो हिंदू ग्रुप हैं, वो सक्रिय हुए हैं और माँग कर रहे हैं कि भाई इसका ठीक-ठाक तरीके से सर्वे हो और फिर जो भी निर्णय हो सुप्रीम कोर्ट का या फिर किसी भी कोर्ट का, वो दोनों पक्ष माने। तो ख़ैर, कौन-सा मंदिर का आरोप लगा है? कौन-सा मंदिर को तोड़ा गया था? आप बताओगे हरिहर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों में विचार करो और सही कथन बताओ। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी चल रही है जोरों से और इसी के चलते जो वहाँ रसूलाबाद घाट था, उसका नाम बदल दिया गया है। अब इसको रखा गया है चंद्रशेखर आज़ाद घाट। बिल्कुल सही है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन भी किया है। हाँ, ये भी सही है। तीसरे में आओ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ भी किया है। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 50 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में नवंबर 2024 से संबंधित है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए A4 साइज में ताकि आप इसका प्रिंट निकलवा सकें, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? और इससे पहले की अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर वीडियो चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इससे पहले के मंथ के करंट अफेयर्स भी देख सकते हो, साथ ही साथ पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।